हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम के जो दादा परदादा थे, उनके पास लकड़ी की नाव थी और उनके पास लकड़ी की नाव होने के कारण उनका जो बिजनेस था वो इसी नाव से हुआ करता था। क्योंकि जो मछुआरे या बाहर के टूरिस्ट लोग घूमने आते थे, उन्हीं की नाव किराए पर लिया करते थे और फिर उनको शाम को जब नाव लौटा देते थे उसके साथ उनको पैसे दे दिया करते थे। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, अंग्रेज मोटर की नाव ले आए, जिससे क्या होता था, एक बार मोटर स्टार्ट करी और अपना एक जो घंटे का सफर था वो 10-15 मिनट में तय हो जाया करता था। तो दोस्तों लोगों ने लकड़ी की नाव को लेना छोड़ दिया और मोटर की नाव का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि इनके जो दादा परदादा का बिजनेस था वो खत्म हो गया और फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ही वीक हो गई। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो इनके एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था सुब्रमण्यम अय्यर। दोस्तों वो इनके पापा से मिले और उन्होंने इनके पापा को कहा कि आप फाइनेंशियली कंडीशन की दिक्कत मत लीजिए, आप एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ाइए, फाइनेंशियली कंडीशन से मैं आपको सपोर्ट करूंगा। यानी जाहिर सी बात है कि पैसा मैं लगाऊंगा, आप एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ाइए। दोस्तों एक वो दौर था जहां आपस में बिना किसी मजहब, बिना किसी जाति के देखे एक दूसरे को लोग सपोर्ट करते थे, और एक आज का दौर है कि लोग एक दूसरे को देखकर भी खुश नहीं है। तो जैसे तैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इंजीनियरिंग की, अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्हें लगा कि भाई अब परिवार के लिए मुझे कुछ पैसा कमाना चाहिए। उस टाइम एयरफोर्स में पायलट की नो वैकेंसी आई हुई थी। पायलट की नो वैकेंसी आई हुई थी तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सोचा कि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, क्यों ना मैं अप्लाई कर दूँ। तो उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑफिस गए। उस टाइम पे ऑनलाइन फॉर्म तो हुआ नहीं करते थे, ऑफलाइन फॉर्म भी नहीं हुआ करते थे। डायरेक्ट जाकर ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्ट ऑफिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिया करते थे। उसके बाद कुछ ही देर बाद लिस्ट लग जाया करती थी और उसमें पता लग जाया था कि भाई ये हमारा नंबर आया कि नहीं आया। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा कि उस एयरफोर्स के पायलट की लिस्ट में उनका नंबर कहीं भी नहीं था। एपीजे अब्दुल कलाम ने उस लिस्ट को 2 बार चेक किया, दोनों बार उन्होंने देखा कि उसमें उनका नाम नहीं है। और अब उनके दिमाग में एक मायूसी छा गई और थोड़ा हताश सा हो गए। कुछ दूरी पर रेलवे स्टेशन था और जाकर ट्रेन में बैठ गए और सोचने लगे कि भाई मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे जॉब क्यों नहीं मिली। ये सोचते सोचते ट्रेन तमिलनाडु से उत्तराखंड चली गई। और जब उत्तराखंड चली गई वहां पर ये उतरे तो वहां पर इनको कोई गुरुजी मिले। उन्होंने इनको समझाया कि भाई हो सकता है मुकद्दर ने आपको इससे अच्छा कुछ देने के लिए रखा हो सकता है अभी आपकी जिंदगी में इससे अच्छा कुछ हो, आपको इससे अच्छा कुछ अचीव करना हो। तो इनकी बात समझ में आ गई। इन्होंने क्या किया, वापस ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन में बैठकर सीधे अपने घर आ गए। अब जैसे ही ये घर आए तो इनके पिताजी ने कहा कि भाई आप कहाँ थे, एक घर लेटर आया हुआ है, आप देखो लेटर किस चीज़ का है। आज के पिताजी होते तो पहले तो उसको कूटते फिर पूछते भाई तू कहाँ था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बेटा एक लेटर आया हुआ है, आप लेटर को देखो किस चीज़ का लेटर है। तो वो लेटर था दिल्ली डीआरडीओ से। दिल्ली डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा कि भाई हम कॉलेज गए थे और कॉलेज में सभी स्टूडेंट को देखा जिन्होंने इंजीनियर किए, हमें सबसे सुटेबल आप लगे, हमारे यहाँ एक असिस्टेंट साइंटिस्ट की जॉब है, आप आओ और ज्वाइन कर लो। मतलब या तो एक एयरफोर्स की जॉब इनको नहीं मिलनी थी, या फिर इतनी बड़ी नौकरी असिस्टेंट साइंटिस्ट की इनको मिल गई। उसके बाद इनका मन बड़ा खुश हुआ। और मन खुश होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक से एक अच्छे से धुरंधर लोग काम करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा होशियार थे और एक्सपीरियंस वाले लोग थे। यहाँ काम करने के बाद इनको थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ। अब इनको क्या हुआ, यहाँ पर काम करने के बाद इसके बाद इनको इसरो भेज दिया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर है, बेंगलोर में इनको भेज दिया गया। वहाँ पर काम करने के बाद इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद इनको कहा कि भाई अभी कुंवारे हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इनको इसरो से शार भेज दिया गया, श्री हरिकोटा, जहाँ पर मिसाइल वगैरह अपनी लॉन्च करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी इन्हें थोड़ा काम किया। थोड़ा काम करने के बाद यहाँ पर भी इनकी मुलाकात अच्छे अच्छे से लोगों से हुई और बहुत कुछ सीखा। इसके बाद इन्हें कहाँ भेज दिया गया, थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरला में। अब यहाँ पे जाने के बाद इनके एक सीनियर थे जिनका नाम था ब्रह्म प्रकाश। अब ये इतनी सारी जगह काम करने के बाद इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अपने देश के लिए मिसाइल बनाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि भाई हम दूसरे देश को पैसा भी देते हैं, फिर ऐसा करके मिसाइल भी मांगते हैं उनसे। भाई जाहिर सी बात है, हम पैसा देंगे तभी तो हमें मिसाइल देंगे। अब हम पैसा भी दे रहे हैं और उनकी खुशामद भी करें कि भाई हमें मिसाइल दो। तो इन्होंने सोचा कि भाई इतना एक्सपीरियंस हो गया, अब मैं मिसाइल बनाना चाहता हूँ। इन्होंने अपने सीनियर से कहा, ब्रह्म प्रकाश जी से। अब ब्रह्म प्रकाश जी ने कहा ठीक है भाई आप बना लो।
क्योंकि गवर्नमेंट तो पैसे दे सकती है। अब गवर्नमेंट ने पैसा दिया, इनकी एक बहुत बड़ी टीम बनी, प्रोजेक्ट बना, प्रोजेक्ट के बाद इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने मिसाइल बना दी और मिसाइल बनाने के बाद एक दिन वो आया कि मिसाइल को लॉन्च करना था। भारत के प्रधानमंत्री और भारत की मीडिया, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। और जैसे देखा होगा आपने, मिसाइल लॉन्च करते हैं, जैसे ही लॉन्च करने से पहले 10, 9, 8, 7, 5, 6 ऐसे उल्टी काउंटिंग शुरू होती है। तो जैसे ही काउंटिंग उल्टी शुरू हुई, इनका एक असिस्टेंट आया और कहा कि सर ये मिसाइल लॉन्च नहीं होगी, ये मिसाइल उड़ेगी नहीं। उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं उड़ेगी? उन्होंने कहा कि इसमें कुछ कमी है। अब मिसाइल 99% तो सही थी, लेकिन 1% उसमें कहीं पर कमी थी। अब उन्होंने कहा कि भाई रिस्क तो ले नहीं सकते, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री, टोटल मीडिया देश की जनता में देख रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब एक काम करो, मिसाइल को लॉन्च होने दो। अब जैसे उन्होंने मिसाइल लॉन्च की, बटन दबाया, मिसाइल उड़ी भी, कुछ देरी पर जाकर पानी में गिर गई। के बाद एपीजे अब्दुल कलाम जैसे उस वक्त पायलट की जॉब न मिलने पर उनका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, एक मायूस हो गए थे। आज भी वैसा ही हुआ। अब्दुल कलाम अपने कमरे में गए और रोने लगे, सोचने लगे कि भाई ये क्या हो गया मुझसे, इतना पैसा बर्बाद हुआ और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई। लेकिन बाहर मीडिया थी, मीडिया को जवाब देना था। तो उसके बाद ब्रह्म प्रकाश जी उनके कमरे में गए, जो कि उनके सीनियर थे। उनसे कहा कि भाई आप एक काम करो, आप रोने से काम नहीं चलेगा, आप चलो मीडिया से बात करेंगे और बात करने के बाद उसके बाद कुछ हल निकलेगा। तो ब्रह्म प्रकाश जी एपीजे अब्दुल कलाम को ले गए और ले जाकर वहाँ बिठा दिया, क्योंकि वहाँ पूरी टीम बैठी थी, बहुत सारे लोग बैठे थे। अब किसी को क्या पता कि कौन हेड है इसका, कौन नहीं। ब्रह्म प्रकाश जी माइक पर आए तो मीडिया का पहला सवाल ये था कि भाई इस प्रोजेक्ट का हेड कौन था। क्योंकि सीनियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं हेड था इसका, और सारी जो एपीजे अब्दुल कलाम की जितनी भी वो फेल हुए और जो भी गलतियाँ थी वो सब अपने सिर ले ली। एपीजे अब्दुल कलाम देखकर चौंक गए कि भाई मेरी सारी मिस्टेक, इन्होंने मेरी सारी गलतियाँ अपने सिर ले ली। अब उसके बाद ब्रह्म प्रकाश जी ने कहा कि भाई देखो हम साइंटिस्ट हैं, हमसे गलती हो जाती है और कोई प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ, साइंस है भाई, गलती हो जाती है। और शुरू में ऐसा नहीं होता कि भाई एक बार ही सफल हो जाता है। और उसके बाद फिर जैसे तैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उसके बाद ब्रह्म प्रकाश जी ने कहा कि भाई एपीजे अब्दुल कलाम आप एक काम करो, आप 99% आपका काम तो सही है, लेकिन 1% जहाँ भी कमी है आप एक काम करो, कुछ चुनिंदा लोगों को लो और उस 1% गलती को ढूंढो कहाँ पर है। फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसे ही किया, कुछ लोगों को लिया और उस 1% गलती को ढूंढा, तो 1% वो गलती मिल गई। और गलती मिलने के बाद इन्होंने एक सफल परीक्षण किया और सफल परीक्षण करने के बाद अपने देश की स्वनिर्मित मिसाइल इन्होंने बना दी, यानी अपने देश में बनने वाली मिसाइल बना दी। लोग इकट्ठा हुए, मीडिया इकट्ठा हुई और उसके बाद फिर मिसाइल सक्सेसफुल लॉन्च हो गई। उसके बाद मीडिया ने फिर सवाल किया कि भाई आज इस प्रोजेक्ट का हेड कौन था। लेकिन अब की बार ब्रह्म प्रकाश जी ने कहा कि भाई इस प्रोजेक्ट का हेड हमारा यंग लड़का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ब्रह्म प्रकाश जी ने सारा श्रेय एपीजे अब्दुल कलाम को दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दिल्ली से जो हमारे देश की प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी उस वक्त थी, उनका फ़ोन आया कि भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमने आपके लिए दिल्ली में एक पार्टी रखी है, सक्सेसफुल पार्टी, और आप आइए। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जो सीनियर थे उनको फ़ोन किया, ब्रह्म प्रकाश जी को, कि भाई दिल्ली से फ़ोन आया है प्रधानमंत्री का और उन्होंने मुझे बुलाया है। तब उन्होंने कहा कि भाई जाओ, आपकी सक्सेसफुल पार्टी है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। तो उनके जो ब्रह्म प्रकाश जी सीनियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि आपने अब सक्सेसफुल का जो लिबास होता है वो पहन लिया, अब आप कोई भी लिबास पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम दिल्ली गए और इंदिरा गांधी से मिले। दोस्तों ये थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की संघर्ष की कहानी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।